नमस्कार। न्याय दर्शन की इस द्वितीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले वाली कक्षा में हम सभी लोग दर्शन के विषय में, न्याय दर्शन के विषय में और न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ न्याय सूत्र और उसके प्रणेता के विषय में पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे के आचार्यों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। न्याय दर्शन के जो भी आचार्य हैं उनके विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। न्याय भाष्यकार आचार्य वात्स्यायन। आचार्य वात्स्यायन ने न्याय सूत्रों पर भाष्य की रचना की है। इस भाष्य को न्याय भाष्य कहा जाता है तथा वात्स्यायन भाष्य के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। और न्याय भाष्य यह अत्यंत उच्च कोटि का भाष्य है। इस भाष्य को जितने भी बाद में व्याख्याकार टीकाकार हुए हैं सबने अपना आधार बनाया है और जितने भी पाश्चात्य विद्वान हैं सभी ने इसकी महनीयता को स्वीकार किया है। एक प्रश्न उठता है कि न्याय भाष्य के प्रणेता या आचार्य वात्स्यायन कौन हैं, क्योंकि आचार्य वात्स्यायन के विषय में बहुत विवाद है कौन थे। और हमारे जितने भी प्राचीन आचार्य रहे हैं, प्राचीन महाकवि रहे हैं, ये अपने विषय में कुछ नहीं लिखते। बाद के जो भी कवि आचार्य जो भी हुए, जितने भी ग्रंथकार हुए, कहीं कहीं कुछ नाम मिल जाता है तो उसी को आधार मान करके फिर हम शोध करते हैं और इससे यह ज्ञात होता है कि अमुक ग्रंथ के प्रणेता अमुक आचार्य या अमुक काव्य के प्रणेता अमुक महाकवि हैं। न्याय भाष्यकार ने अपने आप को वात्स्यायन नाम से निर्दिष्ट किया है। उनकी न्याय भाष्य में लिखा है उन्होंने, योक्षपाद मृषिम न्यायः प्रत्यभात वदतां वरम तस्य वात्स्यायन इदं भाष्य जातम अवर्तयत। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को वात्स्यायन के नाम से निर्दिष्ट किया है। वार्तिककार आचार्य उद्योतकर भारद्वाज, इन्होंने अपने ग्रंथ न्याय वार्तिक के अंत में इसी नाम से न्याय भाष्यकार का स्मरण किया है। लिखा है कि यदक्षपाद प्रतिभो भाष्यम वात्स्यायनो जगौ अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम। न्याय सूत्र पर आचार्य वात्स्यायन ने भाष्य लिखा। अभी आगे हम आचार्य परंपरा में देखेंगे कि ये वार्तिककार कौन है, ये वार्तिक क्या है। तो वार्तिककार ने न्याय भाष्यकार के रूप में आचार्य वात्स्यायन का नाम लिया है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी अपने ग्रंथ न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका के आरंभ में ही न्याय भाष्यकार के रूप में जो आचार्य वात्स्यायन हैं इनको पक्षिल स्वामी के नाम से निर्दिष्ट किया है। लिखा है उन्होंने, अथ भगवताक्षपादेन निःश्रेयस हेतौ शास्त्रे व्युत्पादिते च भगवता पक्षिल स्वामिना किम परम अवशिष्यते यदर्थम वार्तिकारंभ। न्याय भाष्यकार के दो नाम मिल गए हमें, एक आचार्य वात्स्यायन और एक नाम मिला पक्षिल स्वामी। एक है हेमचंद्र जैन आचार्य। इन्होंने अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि के मर्त्यकांड में भाष्यकार वात्स्यायन के 8 नामों का उल्लेख किया है। वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चड़कात्मजः द्रामिलो पक्षिल स्वामी विष्णुगुप्तो अंगुलश्च सः। अभिधान चिंतामणि देखिए, इनके 8 नाम वात्स्यायन, मल्लनाग, कौटिल्य, चणकात्मजः चाणक्य के पुत्र चाणक्य, द्रामिलः पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त, अंगुलः, ये 8 नाम प्राप्त होते हैं। इसी तरह त्रिकांड शेष कोश के ब्रह्म वर्ग में पुरुषोत्तम देव जिसके प्रणेता है त्रिकांड शेष के, उसमें एक पंक्ति प्राप्त होती है कि विष्णुगुप्तस्तो कौंडिन्यश्चाणक्याद्रामिलोऽंशुकः वात्स्यायनो मल्लनाग पक्षिल स्वामिना वपि। यहाँ विष्णुगुप्त, कौंडिन्य, चाणक्य, द्रामिल, अंशुक, वात्स्यायन, मल्लिनाग
और पक्षिल स्वामी, इतने नाम गिना दिए हैं कि एक व्यक्ति के हैं। तो इन मंतव्यों से तो स्पष्ट हो जाता है कि न्याय भाष्यकार वात्स्यायन और पक्षिल स्वामी अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और इनमें भी वात्स्यायन और पक्षिल स्वामी यह नाम ज़्यादा प्रचलित रहा। अब बात आचार्य वात्स्यायन, इनकी एक ही कृति न्याय भाष्य। अब बात करते हैं इनके समय की, इनके काल के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग, जिनका समय 5वीं शती विक्रम संवत माना जाता है, इन्होंने अपनी रचना प्रमाण समुच्चय में वात्स्यायन भाष्य की आलोचना किए हैं और कुछ मतों का खंडन भी किया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग हैं ये 500 विक्रम संवत के हैं। तो इन्होंने न्याय भाष्यकार के मत का खंडन किया है। भाष्यकार ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के एक श्लोक है, प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम, इस श्लोक को अपने भाष्य में उद्धृत किया है। और जो भी ऐतिहासिक विद्वान हैं वो चाणक्य का समय 300 विक्रम संवत स्वीकार करते हैं। 300 विक्रम संवत में आचार्य चाणक्य, उनके श्लोक को उद्धृत किया है आचार्य वात्स्यायन ने। दूसरी बात, बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग, जिनका समय 500 विक्रम संवत माना जाता है, उन्होंने न्याय भाष्यकार के मत का खंडन किया है। तो एक प्रकार से यह माना जा सकता है कि आचार्य वात्स्यायन का समय 4th शताब्दी विक्रम संवत स्वीकार किया जा सकता है। अब इसी क्रम में वार्तिककार भारद्वाज उद्योतकराचार्य। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ वैदिक न्याय है, न्याय शास्त्र, दूसरी तरफ बौद्ध न्याय जो अवैदिक। वैदिक आचार्य जितने थे सब अवैदिक आचार्यों का मत का खंडन करते थे और सेम यही काम वो भी करते थे। तो वैदिक आचार्यों की तरफ से जो भी मत प्रतिष्ठापित किए जाते उनका खंडन करते थे। अभी हमने पढ़ा कि आचार्य वात्स्यायन ने न्याय भाष्य की रचना की, न्याय के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया। जो भी न्याय के सिद्धांतों में कुछ आक्षेप लगाए गए थे पूर्व पक्ष के द्वारा या बौद्ध आचार्यों के द्वारा, उनका खंडन किया। अब जो इसी क्रम में अगला बौद्ध दार्शनिक जो भी होगा तो आचार्य वात्स्यायन के मत का खंडन किया। इसी समय बौद्धाचार्य दिंगनाग थे, इन्होंने न्याय भाष्य में और न्याय सूत्रों के सिद्धांतों का खंडन किया है। अब न्याय दर्शन की तरफ से उद्योतकराचार्य हैं, जो भी जिस भी मत का खंडन बौद्धाचार्य ने किया था उनके सिद्धांत का खंडन आचार्य उद्योतकर ने किया। उद्योतकराचार्य ने न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की। न्याय वार्तिक, वार्तिक ग्रंथ किसे कहते हैं पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें उक्त अनुक्त और दुरुक्त विषयों का विस्तृत विवेचन किया जाता है, वार्तिक उसे ही कहते हैं। और उसको हम लोग पढ़ेंगे, उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः। ये वार्तिक ग्रंथ में जो उक्त हैं, जो अनुक्त अर्थ हैं, जो दुरुक्त हैं, जिस बात को कहा गया है लेकिन स्पष्ट नहीं है, कुछ बात जो कहे गए हैं, कुछ नहीं कहे गए हैं, और कुछ जो कहे गए हैं जिसमें कुछ दोष है, उन पर विचार किया जाता है। और जब बौद्धाचार्य दिंगनाग ने न्याय सूत्रों पर आक्षेप लगाए, न्याय भाष्य का खंडन किया, तो उनके इस खंडन का खंडन करने के लिए वार्तिककार भारद्वाज उद्योतकराचार्य ने न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। और उस समय न्याय सिद्धांत का जो खंडन हो रहा था, उद्योतकराचार्य ने न्याय शास्त्र के मान की रक्षा की। और एक महाकवि सुबंधु हुए, वासवदत्ताकार, सुबंधु ने लिखा है, न्याय स्थितिम इव उद्योतकराचार्य स्वरूपाम
बौद्ध संगतिमिव अलंकार भूषिताम वासव दत्ताम ददर्श। ऐसा लिखकर इन्होंने आदर के साथ उद्योतकराचार्य का स्मरण किया है। न्याय वार्तिक में उक्त अनुक्त दुरुक्त विषयों का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है और इस कारण से शास्त्र में जो भी वार्तिक का लक्षण दिया गया है वह न्याय वार्तिक पर सर्वथा समन्वित होता है। इस ग्रंथ में भाष्य के अभिप्राय प्रमाण और युक्तियों से और पुष्ट हुए हैं, परिष्कृत हुए हैं। इन्होंने दो प्रकार के परिष्कार किए। एक तो सिद्धांत में जो कुछ भी दोष था उसको दूर किए और दूसरी बात उसमें और भी बातें जोड़े। तो दोषापनयन और गुणाधान रूप उभय विध परिष्कार इन्होंने किया है। बाद के एक आचार्य उदयन हुए, इन्होंने वार्तिक कार्य के इस समय को न्याय शास्त्र का यौवन कहा। इस समय न्याय शास्त्र अपने पूर्ण यौवन पर था। और एक बात ध्यान में रखिए कि इस समय इधर जितना न्याय शास्त्र जो वैदिक न्याय के आचार्य थे जितने प्रबल थे, जितने ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उतना ही जो अवैदिक न्यायाचार्य बौद्ध इत्यादि थे वो भी कर रहे थे। एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के प्रतिष्ठापन में नए नए ग्रंथ रचे जा रहे थे और यह उत्तरोत्तर काफी विकास हुआ न्याय शास्त्र में। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र का नाम आता है। आचार्य वाचस्पति मिश्र वस्तुतः ये मैथिल दार्शनिक थे और भारतीय दर्शन में आचार्य वाचस्पति मिश्र को सर्वतंत्र स्वतंत्र आचार्य के नाम से जाना जाता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, ये सभी तंत्रों में सभी शास्त्रों में स्वतंत्र हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र ये जितने वैदिक दर्शन हैं सब पर लगभग इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और एक तरफ जहाँ संघर्ष चल रहा था वैदिक और बौद्ध दार्शनिक के बीच, उनमें भी आचार्य वाचस्पति मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब वो क्रम देखिए संघर्ष का। आचार्य गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की, तो न्याय सूत्रों पर आचार्य नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक थे कई आक्षेप किए। उन आक्षेपों को दूर करने के लिए आचार्य वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा। और उधर फिर एक बौद्ध दार्शनिक एक हुए आचार्य दिंगनाग, इन्होंने वात्स्यायन के भाष्य का खंडन किया। बौद्धाचार्य खंडन किए, फिर हमारे इधर आ गए आचार्य उद्योतकर, भारद्वाज उद्योतकर, ये न्याय वार्तिक की रचना करके बौद्धाचार्य दिंगनाग जो भी आक्षेप लगाए थे उसका खंडन किए और न्याय सिद्धांत का मंडन किया। अब इधर उद्योतकराचार्य न्याय वार्तिक की रचना किए ही थे कि बौद्धों की तरफ से एक आचार्य धर्मकीर्ति न्याय वार्तिक का खंडन प्रारंभ कर दिए। ये खंडन मंडन की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रही। अब बौद्धों की तरफ से न्याय सिद्धांत का खंडन हुआ। अब सिद्धांत के रक्षण के लिए कोई तो आगे आए। आचार्य वाचस्पति मिश्र आगे आते हैं और इन खंडनों के परिहार के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने उद्योतकराचार्य की जो न्याय वार्तिक थी उस पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। और यह बहुत वैदुष्यपूर्ण ग्रंथ है और इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि इनके ग्रंथ का नाम न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका इन्होंने लिखा। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र को तात्पर्याचार्य के नाम से प्रसिद्धि मिली। इनको तात्पर्याचार्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हमारे जो वैदिक आचार्य थे, वैदिक न्याय के आचार्य थे, बड़े तार्किक तो थे ही, लेकिन जो बौद्ध दार्शनिक थे वो भी कम नहीं थे। एकदम कांटे की टक्कर चलती थे, एक युग चलता था। वो आए, इनका खंडन किए, तो फिर अगले 100 साल में पता चला कि दूसरे आचार्य हुए। ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा होता खंडन मंडन की प्रक्रिया। इन्होंने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ग्रंथ का प्रणयन किया। इस ग्रंथ के द्वारा न्याय वैशेषिक के जो भी सिद्धांत थे, जो मंतव्य थे, उनका परिष्कार हुआ और यथोचित विकास हुआ। ये तो आचार्य वाचस्पति मिश्र की न्याय वैशेषिक में योगदान की बात हुई। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इसके अलावा
सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी। योग दर्शन पर है व्यास भाष्य, उस पर तत्व वैसारदी नामक टीका लिखी। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा। उस शंकर भाष्य पर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका लिखा। बहुत प्रसिद्ध है यह। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने न्याय कणिका और न्याय बिंदु नामक मीमांसा संबंधी ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र के समय की बात आती है। इन्होंने अपने एक ग्रंथ न्याय सूची निबंध में, ग्रंथ के अंत में इन्होंने अपने रचना काल का उल्लेख किया है। वहां उन्होंने लिखा है कि न्याय सूची निबंधोयम अकारि सुधयाम मुदे श्री वाचस्पति मिश्रेण वस्वंक वसुवत्सरे। न्याय सूची निबंध में इन्होंने एक क्लू दिया है। इन्होंने कहा जिसके हिसाब से यह माना जाता है न्याय सूची निबंध के रचना का समय 840 ईस्वी है। इस हिसाब से आचार्य वाचस्पति मिश्र को 9वीं शताब्दी का स्वीकार किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे आचार्य आते हैं आचार्य जयंत भट्ट। आचार्य जयंत भट्ट का असाधारण वैदुष्य चिरकाल से विख्यात है। इन्हें जरन नैयायिक कहकर नैयायिकों में महत्वपूर्ण माना गया है। जरन नैयायिक, जरत नैयायिक जो वृद्ध नैयायिक है, और वृद्ध का अर्थ बुढ़ा मत समझिएगा, जो शास्त्र में पारंगत है। तो बाकी तो सब लड़के हैं इस शास्त्र में, बालक हैं, और ये जरन नैयायिक वृद्ध हो गए, मतलब बहुत बड़े नैयायिक हैं। तो नैयायिकों में इन्हें जरन नैयायिक कहकर संबोधित किया जाता है। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ न्याय मंजरी है। इस ग्रंथ में इन्होंने न्याय सूत्रों की व्याख्या की है, और इनकी व्याख्या जो है एकदम नई है। ये सभी मतों का खंडन करके न्याय सिद्धांत का मंडन करते हैं। और ज़्यादातर देखिए खंडन मंडन की प्रक्रिया जो थी ज़्यादातर न्याय दर्शन वाले बौद्धों का किए हैं। अन्य जो ईश्वर विरोधी चाहे वैदिक दर्शन रहे हों चाहे अवैदिक रहे हों, सभी के मत का वस्तुतः खंडन किए हैं, लेकिन ज़्यादा जो कंपटीशन था वो बौद्धों के साथ था। ये सभी मतों का खंडन कर न्याय का मंडन करते हैं। बौद्ध न्याय विशेषतः आचार्य दिंगनाग और धर्मकीर्त के मतों का खंडन ये बहुत कुशल तर्कों से करते हैं। कुछ लोग इनके ग्रंथ को तो स्वतंत्र ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि जो न्याय सूत्र का क्रम है, एक एक सूत्र है, एक एक सूत्रों पर प्रायः सभी आचार्यों ने व्याख्या लिखा है, तो उस पद्धति का अनुसरण नहीं किए हैं, ये स्वतंत्र पद्धति अपनाए हैं। इन्होंने सूत्रों के अनुसार इसमें व्याख्या नहीं किया है न्याय मंजरी में, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह न्याय मंजरी जो है स्वतंत्र ग्रंथ है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से सभी विषयों का चयन किया है, और उस पर जितने भी आचार्यों का मत इन्हें मिला सभी का प्रतिपक्ष पक्ष उपस्थित किया। और न्याय मंजरी इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो पदार्थ प्रतिपादन शैली है वह प्रश्नोत्तरी शैली है। ये आचार्य स्वयं ही प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उत्तर भी देते हैं, और इस शैली में विरोधी मत में असंगति दिखलाते हैं, परंतु ये किसी का नाम नहीं लेते, किसी आचार्य का नाम नहीं लेते, केवल संप्रदाय का नाम ले लेते हैं कि अमुक संप्रदाय वाले ऐसा कहते हैं, फिर उसका खंडन कर देते हैं। अब आचार्य जयंत भट्ट के समय की अगर बात की जाए तो 9वीं शती के मध्य इनका समय स्वीकार किया जाता है। इसी क्रम में आचार्य उदयन का नाम आता है। आचार्य उदयन न्याय वैशेषिक संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभा वाले आचार्य हैं, और इन्हीं के समय से न्याय वैशेषिक के सम्मिलित युग का प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसी समय से न्याय और वैशेषिक को मिलाकर पढ़ने लिखने की परंपरा चल पड़ी। एक बात ध्यान दीजिए कि न्याय और वैशेषिक अलग अलग दर्शन हैं। प्रारंभ में दोनों नितांत भिन्न थे, किंतु आगे चलकर न्याय वैशेषिक को एक में सम्मिलित कर पढ़ने लिखने की परंपरा चल पड़ी। और उसका कारण यह है कि अगर न्याय वैशेषिक दोनों दर्शन पर ध्यान दें तो न्याय दर्शन की तर्कना पद्धति जो है वह बेजोड़ है। इसमें तर्कों का, प्रमाणों का विशद वर्णन है,
और वैशेषिक में पदार्थों का वर्णन बढ़िया है। वो 7 पदार्थ, जो 6 पदार्थ और एक अभाव, ये 7 पदार्थ जो हैं, यह विभाजन बहुत ही विशिष्ट है। बाद में न्याय वैशेषिक को मिलाकर पढ़ने लिखने की परंपरा चल पड़ी। आचार्य उदयन का जन्म मिथिला के करिजन नामक ग्राम में हुआ था और इनका समय 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग स्वीकार किया जाता है। इनकी एक कृति है लक्षणावली। लक्षणावली में इन्होंने लक्षणावली के रचना काल के विषय में लिखा है कि तर्कांबरांक प्रमितेष्वतीतेषु शकांततः वर्षेषु उदयनश्चक्रे सुबोधाम लक्षणावलीम। इस श्लोक में स्पष्टतः इन्होंने निर्देश किया है कि 906 शकाब्द में लक्षणावली की रचना की गई थी। और ध्यान दीजिएगा, 906 शकाब्द है, अगर इसको हम ईस्वी में बदलें तो 984 ईस्वी के समीप इसकी रचना हुई थी। तो एक हिसाब से इनका समय 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग है। अब बात करते हैं इनके कृतियों के विषय में। आचार्य उदयन ने न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका पर तात्पर्य परिशुद्धि नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। ध्यान दीजिए, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका आचार्य वाचस्पति की कृति है। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र के बाद जो भी बौद्ध दार्शनिक हुए, वे सब तात्पर्य टीका पर विभिन्न प्रकार के दोषों का आरोपण किए, मत का खंडन किया। तो उन बौद्धाचार्यों के मत का खंडन करने के लिए आचार्य उदयन ने न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। एक ग्रंथ है इनकी किरणावली। किरणावली प्रशस्त पाद भाष्य की टीका है। न्याय कुसुमांजलि। न्याय कुसुमांजलि में आचार्य उदयन ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया है। जितने भी अनीश्वरवादी मत हैं, सभी मतों का खंडन कर बड़े प्रौढ़ युक्तियों से, प्रमाणों से, तर्कों से इन्होंने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया है। आत्म तत्व विवेक, इस ग्रंथ में आचार्य ने बौद्धों के अनीश्वरवादी मत का खंडन किया है। न्याय परिशिष्ट न्याय ग्रंथ पर लिखा गया है। लक्षणावली वैशेषिक दर्शन का यह एक ग्रंथ है। लक्षणमाला, यह लक्षण ग्रंथ की कोटि में आती है। इसमें न्याय दर्शन के 16 पदार्थों का लक्षण किया गया है। बहुत दिनों तक इस ग्रंथ को सप्त पदार्थी के प्रणेता शिवादित्य की कृति मानी जाती रही। मिथिला विद्यापीठ ग्रंथमाला में 1963 ईस्वी में प्रकाशित लक्षणमाला की धर्मदत्त झा के शिष्य विद्यावाचस्पति शशिनाथ झा ने व्याख्या कर सबल युक्ति के आधार पर इसे आचार्य उदयन की रचना सिद्ध की है। 12वीं सदी से न्याय की परंपरा में एक महान परिवर्तन हुआ। इसी समय से नव्य न्याय की परंपरा चली और यह दर्शन के इतिहास में एक क्रांतिकारी युग माना जाता है। नव्य न्याय का उद्भव और विकास मिथिला में हुआ। नव्य न्याय के प्रवर्तक आचार्य गंगेशोपाध्याय हैं। आचार्य गंगेशोपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक महनीय ग्रंथ की रचना की और इनका समय लगभग 1200 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। नव्य न्याय साहित्य में तत्व चिंतामणि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और नव्य न्याय का आधारभूत ग्रंथ इसी तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ को माना जाता है। न्याय शास्त्र के इतिहास में इसी ग्रंथ ने वस्तुतः एक नवीन युग को प्रारंभ किया। इस तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ में 4 खंड हैं और प्रत्येक खंड में न्याय के अभीष्ट एक एक प्रमाणों का निरूपण है। 12वीं सदी से लेकर आज तक न्याय शास्त्र का जो परिष्कार तथा विस्तार हुआ और संस्कृत वाङ्मय के अन्य शाखाओं के ग्रंथों में जो नवीनता और विचार संबंधी गंभीरता प्राप्त होती है, उन सभी का श्रेय इसी ग्रंथ तत्व चिंतामणि को जाता है। और
नव्य न्याय के साथ साथ न्याय दर्शन में तो यह सूक्ष्मता आई ही, उसके साथ साथ जितने भी अन्य शास्त्र हैं, व्याकरण शास्त्र हुआ, इसमें भी इसी के आधार पर एक नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसे नव्य व्याकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। यह परिवर्तन, जो एक नवीन शैली, यह सभी शास्त्रों में दिखलाई पड़ता है और उसका पूरा श्रेय इसी तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ को जाता है, ग्रंथकार आचार्य गंगेशोपाध्याय को जाता है। और इस तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ का एक दूसरा नाम है प्रमाण चिंतामणि। अपने इन नवीन तथा प्रामाणिक सिद्धांतों की स्थापना के कारण आचार्य गंगेशोपाध्याय को सिद्धांत दीक्षा गुरु कहा जाता है। आचार्य गंगेश वस्तुतः मिथिला के निवासी थे, तो मुख्य रूप से नव्य न्याय का विकास मिथिला में ही हुआ। वर्धमानोपाध्याय, पक्षधर मिश्र, वासुदेव मिश्र आदि अनेक आचार्य हुए। इन आचार्यों ने नव्य न्याय धारा को आगे बढ़ाया। मिथिला के जो भी विद्वान थे, ये चाहते थे कि यह नव्य न्याय केवल मिथिला में ही रहे, इससे बाहर कहीं न जाए। किंतु कुछ आचार्य हुए, जैसे आचार्य पक्षधर मिश्र, वासुदेव सार्वभौम, ये सब मिथिला में आकर नव्य न्याय का अध्ययन किया और इसके बाद नवद्वीप अर्थात बंगाल में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार नव्य न्याय की दो शाखाएं हो गई, एक मिथिला शाखा, एक नवद्वीप अर्थात बंगाल शाखा। नव्य न्याय की मिथिला शाखा की परंपरा में आचार्य गंगेशोपाध्याय के पुत्र एवं शिष्य वर्धमान उपाध्याय का नाम सर्वप्रथम आता है। आचार्य वर्धमानोपाध्याय ने आचार्य उदयन की सभी कृतियों पर व्याख्या लिखी है और हर व्याख्या का नाम प्रकाश रखा है। पक्षधर मिश्र, आचार्य पक्षधर मिश्र का जन्म मिथिला में ही 15वीं सदी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जयदेव प्राप्त होता है। इन्होंने तत्व चिंतामणि पर आलोक नामक टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने वर्धमानोपाध्याय के किरणावली प्रकाश तथा न्याय लीलावती प्रकाश पर विवेक नामक व्याख्याएं लिखे हैं। इसी क्रम में आचार्य वसुदेव मिश्र आते हैं। ये आचार्य पक्षधर मिश्र के शिष्य तथा भतीजे थे। इन्होंने तत्व चिंतामणि पर न्याय सिद्धांत सार नामक टीका का प्रणयन करके पक्षधर मिश्र के आलोचकों के तर्कों का खंडन किया है। इनका समय 15वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। मिथिला शाखा के अन्य न्यायिकों में रुचिदत्त मिश्र का नाम आता है। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ ठक्कुर, भगीरथ ठक्कुर, माधव मिश्र, महेश ठक्कुर, शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र द्वितीय, मधुसूदन ठक्कुर, देवनाथ ठक्कुर, तर्क पंचानन आदि नाम प्रमुख हैं। अब नव्य न्याय की दूसरी शाखा नवद्वीप शाखा के विषय में बात करते हैं। तो इनमें प्रथम नाम है वासुदेव सार्वभौम। नव्य न्याय की नवद्वीप शाखा की स्थापना का श्रेय आचार्य वासुदेव सार्वभौम को है। ये अपने पिता से व्याकरण साहित्य और धर्मशास्त्र का अध्ययन करके न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए मिथिला चले गए थे तथा वहाँ आचार्य पक्षधर से न्याय की शिक्षा प्राप्त की। मिथिला के विद्वान उस समय न्याय ग्रंथ की किसी भी पांडुलिपि को मिथिला से बाहर नहीं जाने देते थे। अतः वासुदेव ने पूरी तत्व चिंतामणि तथा न्याय कुसुमांजलि की कारिकाएं कंठस्थ कर ली और वे मिथिला से वाराणसी जाकर वेदांत का अध्ययन किया तथा वहाँ से बंगाल लौटकर एक विद्यापीठ की स्थापना की और नव्य न्याय का प्रचार प्रसार किया। इसी क्रम में अगले आचार्य का नाम है रघुनाथ शिरोमणि। आचार्य गंगेशोपाध्याय और रघुनाथ तर्क शिरोमणि के बीच की अवधि में कई आचार्यों ने नव्य न्याय की परंपरा को तत्व चिंतामणि की टीका प्रटीकाओं के रूप में आगे बढ़ाया, पर वस्तुतः गंगेश की तत्व चिंतामणि के बाद रघुनाथ तर्क शिरोमणि की दीधिति को ही उत्तरवर्ती नैयायिकों ने
सर्वाधिक मान्यता दी। और इसी में आगे आते हैं मथुरानाथ तर्कवागीश, जगदीश तर्कालंकार, गदाधर भट्टाचार्य आदि आचार्य हैं। ये तो मुख्य मुख्य आचार्यों के नाम हैं। बीच में बहुत सारे आचार्य हुए, उन्होंने नव्य न्याय शैली को आगे बढ़ाया। अब एक बात आती है प्राच्य न्याय और नव्य न्याय। अब इन दोनों के अंतर को समझते हैं। अब देखिए, प्राच्य न्याय में या प्राचीन न्याय में प्रमेय की प्रधानता है, नव्य न्याय में प्रमाण की प्रधानता है। सबसे बड़ा अंतर यही है। प्राचीन न्याय की भाषा सरल है, सुबोध है, वहीं पर नव्य न्याय की भाषा अत्यंत जटिल है और बहुत कठिनाई से समझने योग्य है। प्राचीन न्याय की भाषा में आडंबर नहीं है, नव्य न्याय की भाषा में आडंबर है। अब इस आडंबर के कारण, इस दिखावे के कारण नव्य न्याय को समझने में काफी कठिनाई होती है। भाषा के कारण प्राचीन न्याय का विषय एकदम स्थूल है, परंतु नव्य न्याय का विषय सूक्ष्म है। प्राच्य न्याय को अल्प प्रयास से ही समझा जा सकता है, लेकिन नव्य न्याय को समझने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। प्राचीन न्याय में विषय का प्रतिपादन स्थूल रूप से होता है, नव्य न्याय में सूक्ष्म रूप से। दूसरे शब्दों में कहें तो नव्य न्याय विषय की गहराई तक जाता है और उस विषय में जो भी सही है, जो भी गलत है, सभी पक्षों को प्रस्तुत करता है। नव्य न्याय की शैली ही कुछ इस प्रकार की है कि विषय का कोई अंश नहीं छूटता, परंतु प्राचीन न्याय में विषय का स्वरूप इतना स्पष्ट नहीं हो पाता। यही कारण है कि स्पष्ट प्रतिपादन और निष्पक्ष अध्ययन के लिए नव्य न्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ एक विशेष प्रकार का ग्रंथ होता है। इसमें संबद्ध शास्त्र के समग्र विषय वस्तु का नहीं, अपितु उसके कुछ अंशों का ऐसा विश्लेषण किया जाता है जो शास्त्र की मान्य परंपरा से भिन्न हो सकता है और नए मंतव्यों से युक्त भी रहता है। इसका लक्षण विद्वानों ने किया है कि शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। विपश्चितः विद्वान लोग, विपश्चितः प्रथमा बहुवचन का रूप है। आहुः कहते हैं, ग्रंथ भेदम, ग्रंथ भेद को, ग्रंथ विशेष को प्रकरणम, प्रकरण कहते हैं। इसको कि शास्त्र एक देश संबद्धम, जो शास्त्र के एक देश से, विषय विशेष से संबद्ध हो, और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, जो शास्त्र के कार्यांतर, शास्त्र की मान्य परंपरा से भिन्न हो। न्याय वैशेषिक संप्रदाय में प्रकरण शब्द उन ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो न्याय वैशेषिक के विषयों में से कुछ का संयुक्त या पृथक रूप से विश्लेषण करते हैं। इन प्रकरण ग्रंथों को विशेष रूप से न्याय वैशेषिक की दृष्टि में दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ, दूसरा वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ। न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ में भा सर्वज्ञ की न्यायसार, वरदराज की तार्किक रक्षा, केशव मिश्र की तर्क भाषा को देखा जा सकता है। वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथों में उदयनाचार्य की लक्षणावली, शिवादित्य की सप्त पदार्थी, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, विश्वनाथ पंचानन का न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जगदीश तर्कालंकार का तर्कामृत, लौगाक्षी भास्कर का तर्क कौमुदी, अनेक ग्रंथ हैं। न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथों में प्रमाण न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, इनका विश्लेषण किया गया है। और वैशेषिक के जो 7 पदार्थ हैं उनका अंतर्भाव किया गया है। किसमें? न्याय दर्शन के 16 पदार्थ, 16 में से एक पदार्थ है प्रमेय। प्रमेय के 12 भेद हैं, 12 में से एक है अर्थ। तो अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत वैशेषिक के 7 पदार्थों का अंतर्भाव किया गया है। वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ, वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथों में
वैशेषिक के जो सप्त पदार्थ हैं उनका वर्णन किया गया है और प्रमाणों का विश्लेषण बुद्धि के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आप तर्क संग्रह में पढ़े होंगे कि 7 पदार्थों का वर्णन किया गया और बुद्धि जो ज्ञान उसी के अंतर्गत प्रमा का निरूपण करके उसके 4 प्रकार के करण का वर्णन किया गया है। तो प्रमाणों को बुद्धि के अंतर्गत वहाँ हम लोग देखे थे। अब हम बात करते हैं तर्क भाषाकार आचार्य केशव मिश्र के विषय में। आचार्य केशव मिश्र के काल निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित तथ्य तर्क भाषा में नहीं मिलते हैं। आचार्य केशव मिश्र ने अपने इस कृति तर्क भाषा में आचार्य उदयन के मत का उल्लेख किया है। इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जब आचार्य उदयन के मत का उल्लेख कर रहे हैं तो आचार्य उदयन से पहले तो है नहीं, आचार्य उदयन के बाद ही ये उत्पन्न हुए होंगे। आचार्य उदयन के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा कि 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। तो पूर्व सीमा निर्धारित हो गई, ये 10वीं सदी के बाद के ही हैं, उसके पहले के नहीं। और तर्क भाषा पर जो पहली टीका तर्क भाषा प्रकाशिका प्रकाशित हुई और तर्क भाषा प्रकाशिका का रचना काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो स्पष्ट है कि आचार्य केशव मिश्र का समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, किंतु यह स्पष्टतः कह पाना कि इनका जन्म कब हुआ था यह अत्यंत कठिन कार्य है। तर्क भाषा में आचार्य केशव मिश्र ने न्याय के पदार्थों में वैशेषिक पदार्थों का अंतर्भाव किया है। यह ग्रंथ तर्क भाषा अत्यंत सरल है, सुबोध है और संक्षिप्त है। यह केवल बालकों के लिए ही नहीं, जो न्याय दर्शन का सामान्य ज्ञान के लिए ही नहीं, अपितु विद्वानों के लिए भी अत्यंत उपादेय है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं लिखी गईं और ये टीकाएं ही बताती हैं, ये व्याख्या ग्रंथ ही बताते हैं कि यह आचार्य केशव मिश्र की तर्क भाषा कितना उपयोगी है। इस पर ध्यान दीजिएगा। तर्क भाषा नाम से इस दर्शन साहित्य में 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक तो बौद्ध आचार्य हैं मोक्षाकर गुप्त। आचार्य मोक्षाकर गुप्त का समय 11वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। इनकी एक कृति है तर्क भाषा जिसमें बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन है। आचार्य केशव मिश्र के विषय में आप पढ़ ही रहे हैं, इनकी तर्क भाषा। एक 17वीं शताब्दी के जैन आचार्य हैं यशो विजय, इनकी भी कृति तर्क भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। यह तर्क भाषा 3 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम जिस तर्क भाषा को पढ़ेंगे वह न्याय शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है जिसके प्रणेता आचार्य केशव मिश्र हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। यहाँ पर न्याय दर्शन के उद्भव और विकास और आचार्य परंपरा को हम लोग पढ़ें। हम लोगों ने तर्क भाषा के विषय में कुछ जाना, आचार्य केशव मिश्र के विषय में कुछ जाना समझा। अब अगली कक्षा में हम लोग तर्क भाषा इस ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करेंगे। और एक विनम्र निवेदन कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस चैनल पर यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो भी संस्कृत के पाठ्य ग्रंथ रखे गए हैं उन सब पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। और स्नातक परास्नातक की कक्षाओं में जितने भी ग्रंथ रखे गए हैं सब का व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। और यह तब संभव है जब आप सभी का सहयोग मिलेगा। तो आप एक बार फिर से विनम्र निवेदन है, आप लोगों से जो हो सके उतना सहयोग कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।